हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल फैंटास्टिक होंगे। आज आपका इस चैप्टर का क्लास नंबर है 5th आपके सामने दिख रहा है और टॉपिक का नाम है स्टॉक एंड फ्लो। चलिए जी स्टॉक एंड फ्लो स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं आप लोग? बोलिए। स्टॉक एंड फ्लो। इकोनॉमिक्स के खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यह स्टॉक एंड फ्लो का मीनिंग समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। देखिए जी, पहले देखिए स्टॉक का मीनिंग क्या होता है। अभी आपको मेरी बात समझनी है, उसके बाद मैं बताऊंगा जी क्या नोट डाउन करना है। देखिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपके घर में आपके घर में 10 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ है। ये कैश इन हैंड है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं स्टॉक ऑफ कैश। भाई, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके घर में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। ज़्यादा लिख दिया क्या मैंने? ज़्यादा लिख दिया। अच्छा होता उतना ही होता है, लेकिन चलो 10 लाख ही पड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? स्टॉक ऑफ कैश। एक पर्टिकुलर टाइम पे ये जो स्टॉक ऑफ कैश होता है, ये पर्टिकुलर टाइम पे होता है। एट अ पर्टिकुलर टाइम। एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये बताइए कि अगर आज आपके घर में 10 लाख पड़ा हुआ है, तो क्या आफ्टर 1 मंथ भी 10 लाख हो सकता है? जरूरी है? आफ्टर 1 मंथ 10 लाख होगा, ऐसा जरूरी है क्या? हो सकता है 8 लाख हो, या हो सकता है 12 लाख हो। जरूरी तो नहीं है कि 10 लाख ही हो। नहीं ना। इसका मतलब है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या किसी और टाइम पीरियड पे आपका स्टॉक ऑफ कैश क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। गलत बोल रहे हैं क्या, बताओ? गलत बोल रहे हैं ना? गलत बोल रहे हैं? सही? गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपके हाथ में 10 लाख रुपया हो सकता है, किसी दूसरे टाइम पीरियड पे आपके हैंड में 8 लाख रुपया हो सकता है। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ये तो कैश की बात हो ही गई। मुझे बताइए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास मान लो 4 बिल्डिंग है। आज आपके पास 4 बिल्डिंग्स पड़े हुए हैं, 4 फ्लोर्स पड़े हुए हैं। हो सकता है 1 महीने बाद आपके पास, या 1 साल बाद आपके पास 5 बिल्डिंग हो जाए, हो सकता है 3 बिल्डिंग हो जाए। लेकिन जब भी मैं 4 बिल्डिंग की बात करता हूँ, ये क्या होता है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये बिल्डिंग जो है, ये स्टॉक, ये कैश जो है, ये क्या है? ये कहलाएगा स्टॉक ऑफ बिल्डिंग। और वो क्या कहलाता है? स्टॉक ऑफ कैश। इसका मतलब है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपके पास जो भी वेल्थ है, जो भी एसेट्स है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपके पास वट एवर द वेल्थ, वेल्थ कॉल्ड वॉट? कॉल्ड स्टॉक ऑफ दैट वेल्थ। निकल आएगा। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखना। कैश जितने पड़े थे आपके पास, ठीक है। बिल्डिंग जितने थे, ठीक है। अब आप, मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। आपके घर में मान लीजिए फादर आपके नौकरी करते हैं और उनकी सैलरी है 2 लाख रुपए पर मंथ। सैलरी कितनी है उसकी? 2 लाख रुपए पर मंथ। इससे क्या मतलब समझते हैं आप? कि जब आपके पापा
1 महीना काम करेंगे तो महीने के आखिरी में उनको कितना पैसा मिलेगा? 2 लाख रुपीज़ मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उनको 2 लाख रुपये मिला है। कह सकता हूँ क्या? क्या ऐसा हुआ है कि ये मान लो 31 मार्च है, क्या इस डेट को 2 लाख मिला उसको? नहीं, इस पूरे टाइम पीरियड के बदले में क्या मिला उसको? क्या मिला उनको? आई एम सॉरी, कितना मिला? 2 लाख रुपये मिला। एक टाइम पीरियड का उनको पैसा मिला है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम। वो टाइम पीरियड क्या हो सकता है? 1 मंथ भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, एंड वॉट एवर। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मतलब होता है पर्टिकुलर डेट, और एक पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है एक रेंज ऑफ टाइम, एक रेंज ऑफ टाइम, रेंज ऑफ टाइम। इसको क्या कहेंगे? इसको स्टॉक कहेंगे क्या? नहीं, इसको बोलेंगे फ्लो। क्योंकि 1 महीने में इतनी सैलरी आपको मिली, ये क्या कहलाएगा? फ्लो ऑफ इनकम। ये कहलाएगा फ्लो ऑफ इनकम। क्या कहलाएगा ये? फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है जी, 1 मिनट। मान लीजिए क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, सिर्फ कमाते थोड़ी हैं, खर्च भी तो करते हैं। मान लो आपने क्या किया है, 1 मंथ में आप मार्केट गए और 20,000 रुपये खर्च किया, 20,000 एक्सपेंडिचर किया। पूरे महीने की बात कर रहा हूँ। फिर ये भी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फ्लो ऑफ व्हाट? एक्सपेंडिचर। मान लीजिए क्या किया आपने अपने बिजनेस में, 1 महीने में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, ये क्या कहलाएगा? फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लो कि आपके बिजनेस में 10 करोड़ का बिल्डिंग है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टॉक ऑफ बिल्डिंग। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग आपके पास है वो 1 महीने का, नहीं, ये तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे पास 10 करोड़ की बिल्डिंग है, ये हो गया स्टॉक। तो साफ सी बात होगी, अभी तक आप समझ गए कि स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है और फ्लो एक रेंज ऑफ टाइम पे होता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और ये स्टॉक और फ्लो जो होता है ना, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। कैसे सर? अभी मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कि आपके फादर की 2 लाख रुपया पर मंथ क्या है? इनकम है, सैलरी है या जो भी है, और आपके घर में 10 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ है। 2 लाख रुपया इनकम क्या है आपका? फ्लो है। और 10 लाख रुपया कैश क्या है? बताओ। स्टॉक। अगर आपके पापा की सैलरी 4 लाख रुपए पर मंथ हो जाए, तो ये पॉसिबल है कि आपके घर में कितना कैश हो जाए? 20 लाख कैश इन हैंड हो जाए? नहीं पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल है कि जितना 2 लाख पर मंथ में कैश इन हैंड था, 4 लाख में क्या होगा? उससे ज़्यादा ही होगा। आपने क्या देखा कि जब हमारी फ्लो बढ़ गई तो हमारा स्टॉक भी क्या हुआ? बढ़ गया। हमारी फ्लो बढ़ गई तो हमारा स्टॉक भी बढ़ गया। मान लीजिए किसी बिजनेस में प्रॉफिट मान लो कितना है? 10 लाख रुपये उसका प्रॉफिट है एनुअली, पर एनम, ये उसका फ्लो है। और वो क्या करता है? एनुअली मान लो 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, सपोज करो, सॉरी, इन्वेस्टमेंट किया उसने। अगर 10 लाख पर एनम उसका इनकम है, तो ये भी उसका फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसमें से 5 लाख क्या किया उसने? इन्वेस्टमेंट किया। और उससे क्या हुआ? 5 लाख की उसकी वेल्थ क्या हो गई? बढ़ी। तो आपने क्या देखा कि अगर आपका फ्लो ज़्यादा है तो उससे क्या होता है? स्टॉक भी ज़्यादा होता है। फ्लो ज़्यादा तो स्टॉक भी ज़्यादा है। अब एक बात और जान लो, ये तो हो गया कि फ्लो पे आपका स्टॉक का डिपेंडेंसी हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसा भी होता है कि स्टॉक के ऊपर क्या डिपेंड करता है?
फ्लो भी डिपेंड करता है। देखो कैसे, मान लो आपके पास 10 लाख रुपए की कैश इन हैंड है, आप मार्केट जाते हो, आप 50,000 रुपया पर मंथ खर्च करके आते हो। अगर आपका स्टॉक मान लो 20 लाख रुपए हो जाता, तो आप क्या करते? 1 लाख रुपये पर मंथ खर्च करते। जरूरी नहीं है, ज़्यादा भी कर सकते थे, कम भी कर सकते, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, करते। लेकिन आपने क्या देखा कि जितने आपके घर में पैसे पड़े थे उतने ही खर्चे भी क्या किए आपने? ज़्यादा किए। मेरे पास 10 लाख तो मैं 50,000 पर मंथ खर्च किया, आपके पास 20 लाख तो आपने 1 लाख पर मंथ खर्च किया। तो जिसके पास जितना वेल्थ है, जितना स्टॉक जमा है, जितनी प्रॉपर्टी बनी हुई है, जितना पूंजी बना हुआ है, जितना कैपिटल बना हुआ है, बिजनेस के टर्म्स में बात करो तो कैपिटल बना हुआ है, जितना कैपिटल है उतना वो क्या कर रहा है? खर्च भी कर रहा है, उतना वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। अगर बिजनेस की सेंस की बात करें तो जितना ज़्यादा कैपिटल है उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, इन्वेस्टमेंट भी करेगा। इसका मतलब हुआ, इससे साफ पता चलता है कि स्टॉक एंड ये फ्लो पे डिपेंड करता है। स्टॉक पे डिपेंड करता है क्या? फ्लो। देखो इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो का एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंसी है, ये बात आपको पता चलता है। कितना आसानी से अपनी बातें समझ गई, बताओ, सही बताओ, समझ गए ना? आइए अब मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको स्टॉक एंड फ्लो का। आपको मैं पूछूंगा, आप जवाब देना। मैं यहाँ लिखता हूँ स्टॉक, यहाँ लिखता हूँ फ्लो। अब बताइए वेल्थ को क्या मानोगे आप, स्टॉक या फ्लो? वेरी गुड, वेल्थ इज व्हाट? स्टॉक। इनकम को क्या मानोगे? फ्लो मानोगे। लेबर फोर्स क्या मानोगे? लेबर फोर्स, हाँ, लेबर, बिल्कुल लेबर फोर्स स्टॉक होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने लेबर फोर्स है हमारे यहाँ, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो गई। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी आई एम सॉरी, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी क्या मानोगे? फ्लो मानोगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होगा। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, जो कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट किया उससे आप जवाब दे रहे हो। कैपिटल क्या मानोगे? बोलो। कैपिटल स्टॉक, वेरी गुड। और कैपिटल फॉर्मेशन क्या मानोगे? कैपिटल तो स्टॉक है, आज मेरे पास कितना कैपिटल या स्टॉक है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? क्योंकि देखो कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट। याद है कल परसों क्लास में बात करी थी आपसे, कैपिटल फॉर्मेशन को ही इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो वो क्या आपका फ्लो है। इन्वेस्टमेंट लिख लो या कैपिटल फॉर्मेशन लिख लो, ठीक है जी। ये अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटी ऑब्लिक सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। हमारे यहाँ कितने क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट में है, ये क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। क्वांटिटी ऑफ मनी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ये क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, ये फ्लो कहलाएगा। बैंक डिपॉजिट्स बताओ क्या कहलाएगा? बैंक में पैसे पड़े हुए हैं तो क्या होगा? वो भाई जो जमा होता है ना, सारे स्टॉक्स होते हैं, बैंक डिपॉजिट्स। उसके बाद बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या होगा? शट अप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टॉक नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लो होगा। क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा क्या मिलता है? टाइम के हिसाब से मिलता है। इंटरेस्ट आपको किसी पर्टिकुलर डेट को नहीं मिलता, टाइम के हिसाब से मिलता है। वाटर इन द ओवरहेड टैंक क्या कहलाएगा? स्टॉक। वाटर इन द टैंक, भाई टैंक में जितना पानी है वो क्या कहलाएगा? स्टॉक ही कहलाएगा।
लेकिन फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा? लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द टैंक क्या कहलाएगा? वेरी गुड, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द टैंक। भाई टैंक में पानी होगा तो वो स्टॉक है, पानी होगा तो पानी निकलेगा भी, तो वो क्या है? फ्लो है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई बताओ क्या है? क्यों नहीं? क्यों सर? क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम ही रहने वाला है। जब भी हम नापेंगे उसका टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि एक महीना में दिल्ली और मुंबई का डिस्टेंस बढ़ गया, ऐसा थोड़ी बढ़ जाता है, वही रहने वाला है। ये स्टॉक है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कौन जो जो भी चीज़ स्टैटिक है ना, जो फिक्स है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको स्टॉक बोलते हैं। ये मत समझना सर ये कौन सा स्टॉक हुआ। स्टॉक मतलब जो हमारे पास वेल्थ पड़ा हुआ उसको स्टॉक बोलते हैं। भाई ये स्टॉक का मतलब वो नहीं होता, स्टॉक एक कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब होता है स्टैटिक। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कौन सा चीज़ फिक्स है जो बदलने वाला नहीं है। यस सर। स्पीड ऑफ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई क्या? फ्लो है। स्पीड ऑफ कार फ्लो है। राइस स्टोर्ड इन गोडाउन क्या है? ये कहने की बात है। राइस स्टोर्ड इन गोडाउन स्टॉक है। और सेल ऑफ राइस क्या होगा? वेरी गुड। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, बिल्कुल एक पॉइंट टाइम पे फिक्स रहेगा, लेकिन अग एक साल 6 महीने साल भर में चेंज भी होता रहता है। किस वजह से? नंबर ऑफ बर्थ्स। बर्थ्स एक ही एग्जाम्पल हो, या बर्थ एंड डेथ कुछ भी ले लो, ये क्या कहलाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। तो देखो बच्चों कितना अच्छे तरीके से आपको फ्लो एंड इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। क्या बोलते हो बताओ, आई बात समझ में? यस सर। तो जब आप समझ गए, आपकी बात सुन लो, आप कह रहे हो कि हर दिन बच्चा होता है तो हर दिन पॉपुलेशन चेंज होती है, लेकिन पॉपुलेशन की काउंटिंग हर दिन नहीं होती है, ठीक है ना? हर दिन बच्चा होना तो आपको साइड में लिख दिया नंबर ऑफ बर्थ्स। जो हर रोज़ बच्चा होता है ना वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, लेकिन किसी दिन अगर हम पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर डेट को, तो वो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री उस दिन जो है ना वो क्या है? स्टॉक है। ठीक है, राइट। आइए, जब स्टॉक एंड फ्लो का आपको इतने सारे एग्जाम्पल भी दिए, इतने सारे मीनिंग भी दिए, तो थोड़ा सा क्यों नहीं इसको डिफाइन कर लिया जाए। लिखिए जी बच्चों, मीनिंग ऑफ स्टॉक में लिखिए, स्टॉक लिखिए, थोड़ा आगे लिखिए। A stock is a quantity measured at particular point of time. Stock is a quantity measured at a particular point of time. Measured at a particular point of time. Very good. मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से इसका होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारा ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए एग्जाम्पल मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखिए मीनिंग ऑफ फ्लो। फ्लो लिख के उसका डेफिनेशन लिखिए। फ्लो इज़ अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो इज़ अ क्वांटिटी measured over a specified period of time, over a specified period of time. Flow is a quantity measured over a specified period of time. एक पर्टिकुलर रेंज में, 1 महीने 2 महीने 1 साल 6 महीने, उसमें उसकी मेजरमेंट होती है। दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ फ्लो। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आप अभी तक समझ गए बात को। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया समझ गए। मैं इसको और बढ़िया से सजा देता हूँ, थोड़ा देखने में आपको अच्छा लगेगा। लिख लिया आपने यहाँ तक? क्या बोलते हो बच्चों? और एग्जाम्पल्स तो मैंने ऊपर ही दे दिया आपको, डेफिनेशंस मैंने बाद में करवाया, मीनिंग मैंने पहले कर दिया। अब आइए इसका क्वेश्चन बनता है कि इसके ऊपर, वो क्वेश्चन लिखिए आप।
बिल्कुल सही बात। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, इसके बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको जानना है। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। देखिए ये क्वेश्चंस तो आपको करना चाहिए, मैंने इतनी सारी बातें सिखा दी तो अब क्या सिखाऊंगा मैं, क्या कहते हो? अब मैं फिर दोबारा से इसका डिफरेंस भी लिखवाऊंगा तो फिर मैंने क्यों पढ़ाया इतना सब कुछ। फिर भी मैं एक बार आपको डिक्टेट कर देता हूँ, कुछ बात बोल देता हूँ, आप चाहें तो लिख लेना पॉज करके। पहला डिफरेंस है, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए मैं जितना बोलूँगा उसे लिख ही देता हूँ। यहाँ पे लिखिए स्टॉक और यहाँ क्या लिखिए फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो। पहला पॉइंट लिखिए, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल stock refers to the value of a variable। वेरिएबल मतलब होता है जो चेंज होता है, और हमारे पास जितने कैश हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, हमारे पास जितने बिल्डिंग है वो भी चेंज हो सकते हैं, जितना कैपिटल है वो भी चेंज हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी क्या क्वांटिटी है। स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ point of time। Flow refers to the value of a variable। Flow refers to the value of a variable during a period of time। During a period of time। Flow refers to the value of a variable during a period of time। ठीक है सर। दूसरा कॉन्सेप्ट पे आइए। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक का टाइम के साथ रिलेशन नहीं है, मतलब टाइम का फंक्शन नहीं होता ये। स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। Stock is not time dimensional, it is measured at a specific point of time। ये तो ऊपर ही क्लियर हो गया था। It is measured at a specific point of time। At a specific point of time। Flow is a time dimensional। Flow is a time dimensional, it is measured per hour, per month, per year। It is measured per hour, per month, per year। पर मंथ एंड पर ईयर, ये टाइम के साथ मेजर होता है। थर्ड पॉइंट, स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये समझा चुका मैं आपको। स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो। स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये समझा चुका हूँ बच्चे आपको। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा होगा, एग्जाम्पल दे रहा है, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल greater is the flow of goods and services। greater is the flow of goods and services। ये क्या लिख दिया तुमने यहाँ पे, हटाओ उसको। stock impact the flow greater the stock of capital greater is the flow of goods and services।
लिख लिया? जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतना ही ज़्यादा फ्लो भी होगा। और यहाँ पे क्या लिखेगा? फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। ये इंटरडिपेंडेंस मैं समझा चुका हूँ आपको। इम्पैक्ट्स द स्टॉक। ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, greater the flow of income, greater is the stock of wealth. Greater is the stock of wealth with the people. बस ये डिफरेंसेस थे, मैंने आपको समझा दिया है। फ्लो पे डिपेंड करता है स्टॉक, स्टॉक पे डिपेंड करता है फ्लो, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर यहाँ तक? आपकी इनकम अच्छी है तो आपकी सेविंग भी अच्छी है। सेविंग स्टॉक हो गया, जमा हो गया पैसा आपके पास। अगर आपके पास पैसा जमा है तो आप उसको क्या कर सकते हो? खर्च भी कर सकते हो, तो आपकी फ़्लो भी अच्छी है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आइए जी, अब आपका स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट के बाद आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। लिखिए हेडिंग, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं थी, ये आपको अब मुझे समझाना है। यस सर। क्या मतलब हुआ सर? देखिए, हम तो बुक की बात बाद में करेंगे, पहले अपनी लैंग्वेज में आपको ही समझा देते हैं कि अपनी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ है। देखिए, जो 4 सेक्टर से जो इकॉनमी को पूरा बनाता है, उसमें से पहला पॉइंट है हाउस होल्ड। दूसरा है प्रोड्यूसर्स, जिसको आप फर्म भी कह सकते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट, और चौथा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या क्या कह सकते हैं उसको, फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर कह सकते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर, या आपने फॉरेन कहा तो मैं फॉरेन ले देता हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसके बाद आएगा, पहले मैं सेक्टर समझाता हूँ, उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात होगी। ठीक है जी। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं आप आपके हिसाब से। अब देखिए, हाउस होल्ड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, हालांकि आप समझते ही हैं। भाई, जो हम लोगों का घर है ये सब हाउस होल्ड्स हो गए। अब पूरे कंट्री में कितने सारे हाउस होल्ड्स होंगे आप सोच ही लो। अब इसको सेक्टर क्यों माना गया है? क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं आर बीइंग परचेज्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अल्टीमेटली हाउस होल्ड सेक्टर ही क्या करती है उसको, बोलो ना, परचेज करती है, परचेज करती है और कंज्यूम करती है। दूसरा आ जाओ, प्रोड्यूसर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फर्म भी कह सकते हैं। प्रोड्यूसर्स एंड फर्म्स क्या होता है सर ये? देखो, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं सब यही बनाते हैं। हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, फर्म बनाते हैं। तीसरा पॉइंट पे आ जाओ, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है?
गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा सेक्टर है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट परचेजेस भी करती है, ध्यान देना, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। वही तो, इन्वेस्टमेंट्स तो ज़्यादा डिटेल चले गए ना, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज भी करती है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। जैसे रेलवे देखो, रेलवे की सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? गवर्नमेंट ही कर रहा है। आई बात समझ में? और गवर्नमेंट जो अपने स्टाफ्स को या आर्मी को या स्कूल्स में बच्चों को खिलाती पिलाती है सब, वो सब क्या है? गवर्नमेंट मार्केट से परचेज करती है, प्रोड्यूसर से। गवर्नमेंट का दोनों रोल है। गवर्नमेंट एक और काम करती है, कम गवर्नमेंट करती कहाँ से है? ये गवर्नमेंट करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, और ट्रांसफर्स पेमेंट भी करती है, ट्रांसफर्स भी देती है लोगों को, ट्रांसफर्स पेमेंट। अभी ट्रांसफर्स पेमेंट का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। टैक्स कलेक्टर तो समझ गए ना, और ट्रांसफर्स पेमेंट का मतलब हुआ, हाँ, जितने भी तरह टैक्स होते हैं गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स कलेक्ट नहीं करती है, बल्कि लोगों को पेंशन भी देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, बीपीएल वालों को पैसा जमा करवाती है उसके अकाउंट में। तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, ये भी करती है। तो ये गवर्नमेंट बहुत बड़ा सेक्टर हो गया। साथ साथ गवर्नमेंट एक काम और भी करती है, वो सब मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, रोड बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सब काम भी। सोशल वेलफेयर, एक बड़ा अच्छा पॉइंट लिख देता हूँ मैं, सोशल वेलफेयर वो भी करती है। हॉस्पिटल्स, पुलिस, एजुकेशन, बहुत सारे फील्ड में गवर्नमेंट का से होता है, गवर्नमेंट काम करती है। फोर्थ सेक्टर आ गया आपको एक्सटर्नल। फोर्थ सेक्टर क्या आ गया? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सेक्टर्स तभी होता है जब इकोनॉमी ओपन होता है, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं इसको। ओपन इकोनॉमी मतलब समझ लो, ये आपका इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ से गुड्स बाहर जा रहा है और बाहर से गुड्स इंडिया आ भी रहा है, इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो जब बाहर से गुड्स इंडिया आता है तो उसको बोलता है इंपोर्ट, आईएम, या सिंपल एम कह सकते हो। और इंडिया से बाहर जाता है तो क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट, ई एक्स, या फिर सिंपल एक्स कह सकते हो। और एक्स में से एम माइनस को तो ये क्या कहलाता है? नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट तुम्हारा पॉजिटिव हुआ इसका मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, नेगेटिव हुआ इसका मतलब इंपोर्ट हो रहा है। तो एक्सटर्नल सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन तब होता है जब ओपन इकॉनमी होता है। आजकल तो सारी इकॉनमी क्या है? ओपन इकॉनमी ही है, इसलिए एक्सटर्नल सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ये बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? मतलब हमारे अंदर के इकॉनमी को क्या बोलते हैं हम? डोमेस्टिक। इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ROW, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इतने सारे टर्म्स मैंने आपको सिखा दिया। मैंने सिर्फ आपको ये नहीं बताया है कि कितने सेक्टर्स हैं, मैंने उसकी इंटरडिपेंडेंस भी समझा दी आपको। मैं यहाँ एक टॉपिक लिखने जा रहा हूँ अब, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटर सेक्टोरल फ्लो। इंटर सेक्टोरल फ्लो। देखो इसके बारे में आगे डिटेल बात करेंगे, यहाँ हल्का हल्का समझाते हैं आपको। क्या है सर? देखो ये हाउस होल्ड है, ये क्या है? फर्म है। अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, हल्का से बताऊंगा। फर्म क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। हाउस होल्ड क्या करती है? परचेज करती है। ठीक है ना? तो एक दूसरे पर डिपेंडेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फिर क्या होता है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के क्या होता है? यहाँ से भी टैक्स मिलता है, यहाँ से भी टैक्स मिलता है। गवर्नमेंट ट्रांसफर्स पेमेंट करती है, इसको भी और इसको भी। फिर एक्सटर्नल सेक्टर है, अभी ऐसे कैजुअली समझ लो, बाद में इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे हम। एक्सटर्नल सेक्टर्स है, वो क्या करता है? उससे फर्म परचेज करता है, और फर्म से फिर कौन परचेज करता है? हाउस होल्ड। और ये इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है। अभी मैं इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आने वाले समय में इसके बारे में डिटेल बातें होगी। लेकिन जो इंटरडिपेंडेंस में फ़्लो होता है ना, इंटर सेक्टरल फ्लो होता है, वो फ्लो टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स ऑफ फ्लो होता है।
एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मॉनेटरी फ्लो, मनी फ्लो इसको बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? मनी फ्लो। एक रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। सर क्या होता है रियल फ्लो, क्या होता है मनी फ्लो? देखिए जी बच्चों, मैं एक एग्जांपल इसमें आता हूँ। मान लो ये हाउस होल्ड है और ये फर्म है। फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? सर्विसेज चाहिए। किसका? हाउस होल्ड का। भाई नौकरी तो अल्टीमेटली हाउस होल्ड ही करेगा ना। भाई फर्म के यहाँ जो नौकरी करता है कौन करता है? हम तुम ही तो करते हैं। हम लोग कौन है? हाउस होल्ड के मेंबर्स हैं, तो हम उसको सर्विस दे रहे हैं। क्यों जी? और इस सर्विस के बदले में मुझे क्या मिल रहा है? मनी मिल रहा है। मनी मिल रहा है। फिर हम क्या करते हैं? उसको उसको हम मनी की पेमेंट करके ये मनी पे करते हैं। उससे हम गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं? खरीदते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज परचेज। अब देखो, अगर तुम बाहर बाहर देखो ना, बाहर बाहर, सिर्फ बाहर बाहर देखो, तो यहाँ से मनी आया फर्म से किसको? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड से मनी कहाँ गया? दोबारा चला गया। समझ गए? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मनी फ्लो। क्या कहलाएगा ये? मनी फ्लो। येलो लाइन क्या दिखाता है आपको? मनी फ्लो। उसके बाद अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ देखो, सर्विसेज देखो यहाँ जा रहा है और यहाँ से गुड्स देखो यहाँ आ रहा है। सर्विसेज भी नॉन मनी है और गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या? नॉन मनी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। ठीक है, ये मनी फ्लो हो गया, रियल फ्लो हो गया। ठीक है बच्चों? यस सर। तो आइए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आपको जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया उसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। तो आइए लिखिए रियल फ्लो। सबसे पहले लिखिए रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब ही होगा इसमें मनी का फ्लो नहीं होगा, रियल सेंस में होगा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो नाम से ही क्लियर है, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, among different sectors of the economy, among different sectors of the economy। इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो क्या कहलाता है? रियल फ्लो। एग्जाम्पल मैंने ऊपर ही आपको दे दिया है, किससे? ब्लू, लाइट ब्लू लाइन से, ये बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ एग्जाम्पल आपको। दूसरा ये मनी फ्लो। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस different sectors of the economy। Money flow refers to the flow of money, across different sectors of the economy। across different sectors of the economy। Money flow refers to the flow of money across different sectors of the economy। इसका भी एग्जाम्पल मैंने ऊपर पहले ही आपको किससे दे दिया है? येलो डार्क लाइन से पहले एग्जाम्पल दे दिया कि भाई हाउस होल्ड को मनी मिलेगा प्रोड्यूसर से, क्योंकि हाउस होल्ड वहाँ नौकरी करता है।
अब फिर हाउस होल्ड पे कर देगा फर्म को, क्योंकि फर्म उसको गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है। तो इस तरह से एक हैंड से दूसरे हैंड मनी और क्या होता है, आपस में फ्लो करते रहता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक बात और देखो ना कि पहले अगर मान लो पहले कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, पहले स्टार्टिंग हुई है कि हाउस होल्ड ने क्या दिया, सर्विसेज दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हुआ कि यहाँ से मनी आया। तो जितने भी रियल फ्लो होते हैं ना, उसके साथ साथ क्या होते हैं, मनी फ्लो भी एसोसिएटेड होते हैं। माना हर रियल फ्लो के साथ कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग मनी फ्लो भी होता है। हर रियल फ्लो के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मनी फ्लो भी होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर यहाँ तक? यस सर। इसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ गए जी? आप टॉपिक लिखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हेडिंग लिखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बात है। और उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चंस आपको कर देता हूँ, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और वो क्वेश्चंस है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, मनी फ्लो आर अपोजिट टू रियल फ्लो, हाउ। ये क्वेश्चंस कहीं लिख लो आप। मनी फ्लो आर अपोजिट टू रियल फ्लो, मनी फ्लो रियल फ्लो के अपोजिट होता है, हाउ। ये आपको आंसर देना है। अभी जस्ट तो मैंने समझाया था कि एक बार अगर रियल सप्लाई होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होता है, मनी सप्लाई भी होता है। हाँ, सर्विसेज होती है। और जब कोई बंदा सर्विसेज देगा तो बदले में क्या डिमांड करेगा, उससे मनी डिमांड करेगा। जैसे मैं मान लो अब तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, तो तुमसे मैं क्या डिमांड करता हूँ, मनी डिमांड करता हूँ। तो एक बार सर्विस की फ़्लो हुई, दूसरे हैंड से क्या हुई, मनी की फ़्लो हुई। और तुमने जो मुझे मनी दिया, मान लो अगर सपोज को तुम्हारा मुखर्जी तुम्हारा बड़ा सा कोई दुकान है, तो अल्टीमेटली पैसा भी मैं कहाँ खर्च कर दूंगा, तुम्हारी दुकान में ही खर्च कर दूंगा। तो घुमा फिरा के पैसे तुम्हारे घर ही पहुँच गए। तो इसी से क्या होती है, ज़िंदगी चलती है, लोग एक दूसरे की, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस से ज़िंदगी चलती है। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसमें क्या किया, मैंने सर्कुलर फ्लो का समझाने का सारा मटेरियल तैयार कर लिया है। और अगली क्लास में जब मिलेंगे तो सर्कुलर फ्लो के बारे में बात करेंगे। और सर्कुलर फ्लो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रह नहीं गया है, आसानी रह गया है, क्योंकि सारी बातें तो आज हो ही गई है। उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपसे हम पूछेंगे। जैसे मान लो अभी हम पूछना चाहते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, आप जवाब दो मुझे। कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज व्हाट। बताओ क्या कहते हैं इसको, कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, जितने गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज। एग्रीगेट डिमांड है क्या ये? नहीं। एग्रीगेट सप्लाई? नहीं। एग्रीगेट कंजम्पशन है? यस, इसको एग्रीगेट कंजम्पशन कहेंगे। एग्रीगेट डिमांड नहीं कह सकते, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ कंजम्पशन नहीं होता, उसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फर्स्ट यूज ऑफ गुड्स एंड यूज ऑफ गुड्स। किस पे डिपेंड करता है? कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन किस पे, क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स किस पे डिपेंड करता है? देखो, जब कोई गुड्स बनता है ना तो लास्टली वो किसके पास जाता है, कंज्यूमर के पास। तो कंज्यूमर जब कोई गुड्स को परचेज करता है तो वो फाइनल गुड्स होता है ना। और जब फाइनल गुड्स से पहले की गुड्स की बात करें तो कौन सा गुड्स होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। इसका मतलब है जो गुड्स की क्लासिफिकेशन है वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, एंड यूज़ ऑफ गुड्स, गुड्स के एंड यूज़ पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात आती है आपकी फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय होम, कंज्यूमर। फाइनल गुड्स को कौन यूज़ करता है, कंज्यूमर यूज़ करता है। फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर। और ऑप्शंस देखो, प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस। ऑफ कोर्स फाइनल गुड्स को सारे यूज़ करते हैं, कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर्स भी, एंड गवर्नमेंट भी। दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड व्हाट। जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता हो क्या कहलाता है,
इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है क्या? कंज्यूमर गुड्स कहलाता है क्या? कैपिटल गुड्स कहलाता है क्या? जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है वो कंज्यूमर गुड्स है। हाँ, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, capital goods are those goods which are used in the production process for several years, which are used in the production process for few years, which involve depreciation losses, both A and C. yes, both A and C होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक यूज़ भी होता है और साथ साथ उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है। फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड इन देयर किचन इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड नॉन ऑफ दिस। जो फूड प्रोसेसर आप किचन में यूज़ करते हो क्या है? देखो, कंज्यूमर यूज़ करता है तो कंज्यूमर गुड्स ही होगा, कंज्यूमर यूज़ करता है तो कंज्यूमर गुड्स ही होगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक आंसर आता होगा, सर फूड प्रोसेसर तो बहुत लंबे समय तक यूज़ होता है, तो क्या हुआ यूज़? लेकिन तो क्या हुआ, यूज़ कौन कर रहा है? कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर यूज़ करता तो हाँ, अगर प्रोड्यूसर यूज़ करता तो प्रोड्यूसर गुड्स होता है। कंज्यूमर यूज़ करता भले वो कितने लंबे समय तक यूज़ क्यों ना करता हो। हाँ, ये बात और है कि कंज्यूमर अगर कोई गुड्स को लंबे समय तक यूज़ करता है तो उसको हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। याद आ गया? ड्यूरेबल बोलते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड शुगर कैन, in the production of sugar and sugar cane is a final good, capital good, intermediate goods and none of these. In the production of sugar, शुगर के प्रोडक्शन में शुगर कैन क्या है? देखो कितनी अच्छी बात है, यही एग्जांपल मैंने पहली क्लास में समझाया था आपको। शुगर के प्रोडक्शन में शुगर कैन क्या बताओ? इंटरमीडिएट गुड्स है। यस, शुगर के प्रोडक्शन में शुगर कैन इंटरमीडिएट गुड्स है। इफ अ कार इज परचेज्ड बाय अ टैक्सी ऑपरेटर, if a car is purchased by taxi operator, it will be regarded as what? Capital goods and final goods, दोनों होगा। भाई कार अगर टैक्सी ऑपरेटर परचेज करेगा तो कैपिटल गुड्स भी है और फाइनल गुड्स भी है। ठीक है। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। Which of the following is semi durable goods? रेडियो, क्लोथ्स, मिल्क एंड पेट्रोल। क्लोथ क्या है? सेमी ड्यूरेबल। मिल्क क्या है? नॉन ड्यूरेबल। पेट्रोल क्या है? नॉन ड्यूरेबल। रेडियो क्या है? ड्यूरेबल। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज व्हाट? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। वेरी गुड। अब देखो, अगर ढंग से तुमने पढ़ा है तो सबके आंसर मिल रहे हैं आपको। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। गलत है, सुनो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनटू डेप्रिसिएशन। ये पागल है क्या? इनटू कैसे हो सकता है? डिवीजन नहीं हो सकता है। बताओ क्या होगा फिर? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन होगा कि प्लस होगा? माइनस डेप्रिसिएशन या प्लस डेप्रिसिएशन? माइनस डेप्रिसिएशन होगा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेज व्हाट? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन कॉस्ट। यस, ए होगा इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रिसिएशन? कौन सा डेप्रिसिएशन लीड करता है? नॉर्मल वियर एंड टियर। यस। डैमेज ड्यू टू फ्लड हो सकता है क्या? डैमेज ड्यू टू मार्केट क्रैश? नो, नॉन ऑफ दिस। नहीं, पहला वाला पॉइंट होगा। नॉर्मल वियर एंड टियर को क्या बोलते हैं? हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? अनएक्सपेक्टेड मतलब नेचुरल कैलामिटी से जो हो रहा है, नेचुरल कैलामिटी वाला आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी और बोथ? यस, बोथ होगा, बी एंड सी बोथ होगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी दोनों होगा। डेप्रिसिएशन रिजर्व इज नीडेड फॉर, किसके लिए? इन्वेंट्री के लिए? नो। एडवर्टीजमेंट के लिए? नो। रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? यस, रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टॉक वेरिएबल, देखो स्टॉक तक क्वेश्चन आ गया। अब
अ स्टॉक वेरिएबल हैज़ नो टाइम डायमेंशन, यस, स्टॉक के पास नो टाइम डायमेंशन है. अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज व्हाट? फ्लो. फ्लो वेरिएबल. आज पढ़ाया मैंने आपको, इनकम ऑफ द फैमिली इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फ्लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक वेरिएबल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक वेरिएबल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मनाली, ये स्टॉक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल? इनकम फ्लो है क्या? यस है. कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो है क्या? यस है. सप्लाई ऑफ मनी इन कंट्री, नहीं, यस, ये स्टॉक है. स्टॉक, ये फ्लो नहीं है. सप्लाई ऑफ मनी इन कंट्री, ये फ्लो नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे मनी कंट्री में कितना सप्लाई ऑफ मनी है, ये आपका फ्लो नहीं है, ये स्टॉक है. अ कार रनिंग बिटवीन दिल्ली टू आगरा एट अ स्पीड ऑफ 120 पर किलोमीटर, कैसी बात करते हो, ये फ्लो है. फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म लीड्स टू व्हाट? अगर मान लो हाउस होल्ड ने सर्विस दिया फर्म को, तो क्या है ये? रियल फ्लो. रीजन्स फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों होता है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स आपस में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, उसकी वजह से क्या होते हैं? सर्कुलर फ्लो होते हैं. देखो जी बच्चों, अभी तक के जितने मैंने पढ़ाए 25 क्वेश्चंस भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिए. ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे. ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू ऑल. और अगली क्लास नंबर कौन सी होगी बताइए? 6th क्लास होगी. मैं आज की आज ही लिख देता हूँ, क्लास नंबर 6. आज की क्लास इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू.